नमस्कार, मैं आदित्य रंजन। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने बात किया था युवराज के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो पिछला वीडियो हमारा जो ख़त्म हुआ था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ था कि इंडिया में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल इंडिया जो चल रहा है प्रोग्राम, उसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को और इंडिया में किस तरह से यूज कर सकते हैं, इस बातचीत को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमारे साथ में फिर से हैं, ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट युवराज भारती। तो कैसे हैं युवराज? सर मैं बढ़िया हूँ। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में अब लोग अब भी आजकल मोबाइल ठीक कराते हैं, मोबाइल चार्ज कराते हैं, तो आपका ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया रोबोट रिचार्ज करा सकती है? जी सर, ये बोलना सही रहेगा क्योंकि जिस हिसाब से सर डेवलपमेंट चल रहा है कहीं ना कहीं सर दुनिया अपना एक ऐसा रूप ले रही है जो कि आज के डेट में कुछ भी सर इमेजिन करना वो कल के डेट में रियलिटी बन रही है। तो हम यार जैसे पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस पहले नहीं दिया जा रहा था। जी सर। लेकिन हाल फिलहाल से आपने बताया भी था कि दिल्ली डिक्लेरेशन भी हुआ था इंडिया में। जी सर। तो अब यह हम आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर गवर्नेंस के सेंस में जी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या क्या यूजेज हो सकता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, ये बताइए थोड़ा सा। सर गवर्नेंस जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आ जाता है इसमें। और जैसा कि आप देख रहे हैं सर 10 महीने पहले तक सर एआई को लेके इंडिया में कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। और अभी रिसेंटली 10 महीने पहले से सर एआई को लेके बहुत सारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। गवर्नेंस में भी सर बहुत हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है क्योंकि सर आमतौर पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बहुत बढ़ गया है। गवर्नेंस में सर एक पॉलिसी है NPAI, नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या था टर्म? NPAI, नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा ठीक, ये नेशनल प्रोग्राम है। जी सर। इसमें क्या सब होगा सर? ये इस प्रोग्राम के तहत जो है ना सर गवर्नेंस को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रोग्राम में सर 4 इसके हिस्से हैं। इस पॉलिसी के 4 हिस्से हैं। NPAI के 4 हिस्से। जी बताइए सर। पहला हिस्सा है इसका NDMO, नेशनल डेटा मैनेजमेंट ऑफिस। एक मिनट, ताकि कोई अगर सुनकर लिखना चाहे तो उन्हें भी सुविधा हो जाए। तो NDMO का फुल फॉर्म क्या बताया आपने? सर नेशनल डेटा मैनेजमेंट ऑफिस। दूसरा है सर NCAI, नेशनल सेंटर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक। तीसरा है सर SAI, स्किलिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोले? SAI, स्किलिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सर चौथा होगा RAI, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस चारों को थोड़ा अगर डिफाइन कर दें। जी सर। तो जैसा कि आपको सर बताया हम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सर गवर्नेंस को इजी करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई और ये सब इनिशिएटिव उठाया जा रहा है। तो सर इसके जो 4 हिस्से हैं, NPAI का जो 4 हिस्से हैं, NDMO पहला, नेशनल डेटा मैनेजमेंट ऑफिस, इसके तहत सर ये करना है कि जितना भी सर डेटा है, नेशनल डेटा, उसको सर कहीं ना कहीं जो है ना सर ऑनलाइन कर देना है और सारा का सारा चीज नेट पे अवेलेबल करना है और पेपरलेस बनाना है हम लोग इंडिया को। दूसरा सर NCAI, नेशनल सेंटर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर इसके तहत क्या करना है ना कि सर जितना भी नेशनल तौर पे सेंटर के पास जितना भी सर डेवलपमेंटल डेटा है उसके हिसाब से सर पॉलिसीज बनाई जाए ताकि सर एक जो पॉलिसी हो वो कहीं ना कहीं इतना प्रिसाइज हो कि सर हर वो इंडिविजुअल जो कि सर आज के डेट में इंक्लूड नहीं हो रहा है वो उसमें इंक्लूड हो सके। बिल्कुल ठीक। तीसरा है सर SAI, सर इसका फुल फॉर्म है स्किलिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर नाम से ही कहीं ना कहीं समझ में ये आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्किल को डेवलपमेंट करने में ये मदद करेगा। और चौथा है सर RAI, रिस्पॉन्सिबल AI। सर इसके थ्रू रिस्पॉन्सिबल AI, क्योंकि सर AI का यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज भी हो सकता है, तो उसको AI को इस तरह से प्रिसाइज वे में यूज करना है कि सर उसका मिसयूज ना हो, इसीलिए रिस्पॉन्सिबल रखा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारा जो है ये चारों प्रोग्राम NPAI के नाम से यस सर ये चारों पॉलिसीज जो है उसी के अंदर आती है। ठीक जी ठीक। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि ये तो गवर्नेंस के लिए है जी, तो क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कोई एप्लीकेशन या ऐप्स लॉन्च किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में कोई हो? जी सर। क्या सर गवर्नमेंट इनिशिएटिव के सर 3 अभी ऐप्स ऐसे हैं जो कि इंडिया में ही कंस्ट्रक्टेड है और इंडिया में उसका यूज भी हो रहा है, मतलब स्वदेशी? जी सर। जी जैसे कौन सा? सर पहला ऐप का नाम है सर उमंग ऐप। उमंग ऐप। यस सर जी। सर अब इसका
इसका यूज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाँ जी। इसका सर फुल फॉर्म हो जाता है सर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन। अच्छा, उमंग न्यू एज जनरेशन के लिए ये है। जी 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 सर। बताइए फिर। तो सर कहीं ना कहीं नाम से आपका फुल फॉर्म से आपको पता चलेगा कि सर ये नए एज न्यू एज जनरेशन जो युवा है उसको कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है ये। सर इसका बेसिकली काम इतना ही है कि ये जितने भी इंडियन सिटीजन है ना सर, उसको प्रिसाइज वे में एक हेल्प करता है इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसको एक उसके लिए एक्सेस करने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए, और सर उसको ये बनाने के लिए, मतलब ट्रांसपेरेबल बनाने के लिए, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज हैं उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और उसको इक्वल एक्सेस देने के लिए ये ऐप बनाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। उमंग ऐप जी, खास करके इसमें न्यू जनरेशन को टारगेट किया गया ताकि न्यू जनरेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेंडली हो जाए। ठीक। दूसरा कोई एप्लीकेशन? दूसरा है सर डीजी यात्रा है। डीजी यात्रा, ठीक, ये क्या है सर? डीजी यात्रा ऐप सर नाम से कहीं आपको समझ में आ रहा होगा सर, यात्रा इसमें टर्म यूज हुआ है। तो सर ये बहुत अच्छा एक ऐप इनिशिएटिव उठाया गया है, भारत में कंस्ट्रक्टेड ऐप है जो कि सर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को अच्छा करने में, इन्हांस करने में मदद करता है। आपको रोड मैपिंग से लेके आपको होटल मैनेजमेंट बुकिंग से लेके हर एक चीज ट्रैवल एक्सपीरियंस को आपको कुल मिला के सर ये इन्हांस करता है और बेटर बनाता है। मतलब डीजी यात्रा कह सकते हैं कि आपकी ट्रेवलिंग में एक बेहतर गाइड, आर्टिफिशियल गाइड के तौर पर ये हमें हेल्प करता है। यस सर। आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं किसी भी जगह पे तो सर आपको बुकिंग से लेके होटल बुकिंग या फिर टिकट बुकिंग, आपको प्लेस, आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, और हर चीज में सर आपको ये बहुत हद तक मदद करती है सर। जी बिल्कुल। तीसरा कोई ऐप है? सर तीसरा ऐप है सर भाषिनी प्लेटफॉर्म। भाषिनी प्लेटफॉर्म, जी सर। जी ठीक। सर भाषिनी प्लेटफॉर्म भी सर कहीं ना कहीं नाम से इंडिकेशन हो रहा है कि ये सर एक स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन ऐप है जो कि सर इंडिया में ही डेवलप्ड है, इंडिया के एक कोऑपरेटिव कंपनी मेइती के थ्रू। मेइती? जी सर, MEITY मेइती के द्वारा ये बना जी सर। ये इंडिया की एक कोऑपरेटिव कंपनी है सर, इसी कंपनी ने इसे डेवलप किया इस ऐप को, और ये सर स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन ऐप है सर, जो कि कहीं ना कहीं इस और सर इसका खूबी है सर कि कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट का सर हम लोग यूज कर रहे हैं सर यूएनओ से उठा के। अच्छा। जैसे कि सर जी, जैसे यूएनओ में मान के चलिए कोई अगर हिंदी में बोल रहा है जी तो उसको वेरियस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जो कि उस लैंग्वेज को जानते हैं। जी। ये भाषिनी ऐप भी वही करेगा, जैसे अगर मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ जी और सुनने वाले को अगर वो हिंदी चाहिए तो वो उस चीज को ट्रांसलेट करेगा। जी सर, ये भाषिनी ऐप, और ये सर अभी प्रेजेंटली यूज हो भी रहा है यूएनओ में बहुत सालों से। यस सर। गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सब सारे थे NPAI के अंदर में, ये चारों चीज़ें चल रही थी, ठीक है, और ये तीनों एप्लीकेशन आ रहा था। अच्छा, ये सारे जो गवर्नमेंटल एप्लीकेशन आया हुआ है, तो अब एक चीज़ आता है कि इसका चैलेंजेज भी तो होगा। जी सर, क्योंकि जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे AI को उतना चैलेंज होगा। बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चुनौतियाँ, क्योंकि हाल फिलहाल में कई सारे घटनाएं ऐसी आ रही है जो कि लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चैलेंज दे रहा है। तो उसके लिए क्या क्या प्लानिंग है इंडियन गवर्नमेंट के पास में? सर बेसिकली जो है ना सर, 4 चैलेंजेस है यहाँ पर। 4? जी सर। AI का यूज करने पे सर बेसिकली 4 चैलेंजेस होते हैं सर। पहला चैलेंज है आपको क्रेडिबिलिटी ऑफ इट्स आउटपुट। क्रेडिबिलिटी मतलब कि कहीं ना कहीं सर आप ऑथेंटिसिटी पे बात आ रही है कि क्या जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना यूज कर रहे हैं क्या उसका डाटा ऑथेंटिक है, क्या उसी का डाटा, क्या वो इतना प्रिसाइज फॉर्म में हमें डाटा दे रहा है कि वो हमारे लिए यूजफुल हो, क्या हमें यूजलेस डाटा भी तो नहीं मिल रहा है इसके साथ, और क्या हम जो उससे पूछ रहे हैं क्या हमको बेसिकली उसी चीज का जवाब मिल रहा है। मतलब हिंदी में आप कह सकते हैं कि परिष्कृत और परिवर्धित रूप से वो हमें डाटा अवेलेबल कराए। जी ठीक। दूसरा चैलेंज आपको लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पे ये हो जाता है सर एक्यूरेसी ऑफ इट्स आउटपुट। एक्यूरेसी? जी सर, एक्यूरेसी ऑफ इट्स आउटपुट, जो कि सर कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा इससे कि सर जैसे हम कोई सवाल पूछते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे ChatGPT हो गया, आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है उसका। तो सर अगर हम कोई सवाल पूछते हैं तो क्या उस सवाल का हमको सटीक जवाब मिल रहा है या फिर हम उस सवाल से भटक जा रहे हैं। ये होता है, बहुत बार होता है कि सर आप कुछ गूगल सर्च कीजिएगा और आपको सर उस सवाल से रिलेटेड जवाब नहीं मिलेगा, बाकी बहुत सारे रिगार्डिंग कोई सारे जवाब आ जाएंगे। जी सर, और डेटा भी सर प्रिसाइज नहीं रहता है कि आप उससे एक पर्टिकुलर एक आउटपुट निकाल सके, एक प्रिसाइज आउटपुट बना सके। बिल्कुल, उसमें टाइम और मनी दोनों का एक्सपेंसेस ज्यादा जी सर। तो उस चीज से बचाने के लिए ये एक्यूरेसी इट्स आउटपुट जो है ये काम करेगा। जी ठीक। तीसरा सर एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न है सर, ये है प्राइवेसी का। क्योंकि सर कहीं ना कहीं अगर हम एक्सेस दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना, तो हमारा सारा का सारा प्राइवेसी अब उसके हाथ में, जो सर एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा पर्टिकुलर हर एक इंसान का प्राइवेसी मेंटेन करना, क्योंकि आपका हर एक डाटा, हर एक डिटेल वो आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से
उसके साथ लिंक्ड है सर। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर आप लिंक्ड है तो प्राइवेसी मेंटेन करना उस लेवल पे, क्योंकि सर ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है सर, उस लेवल पे प्राइवेसी मेंटेन करना ये सर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी और हमारे गवर्नेंस के लिए भी। इसीलिए सर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्राइवेसी। मतलब प्राइवेसी को भी सिक्योर करना, जो ताकि डिजिटल एज में लोग अपनी इंफॉर्मेशन को अपने तक सीमित में जी रखें। जी जी सर। ठीक, ये तो तीसरी बातें हो गई। चौथी बातें क्या थी? चौथा है सर एआई। अब जैसे एआई का हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत लोग अभी की डेट में यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, तो कैसे भरोसा दिलवाया जाए? तो एआई को सर अपने ऊपर भरोसा दिलवाने के लिए, अपने ऊपर फेट दिलवाने के लिए, फेट, जी सर, भरोसा दिलवाना जरूरी है। और सर जैसा कि जानते हैं भरोसा दिलवाने के लिए सर 4 चीजों का सबसे ज्यादा जरूरत होता है। कौन सा? सर पहला होता है सर फेयरनेस। फेयरनेस, जी सर। दूसरा हो गया सर अकाउंटेबिलिटी। तीसरा हो जाएगा सर आपको ट्रांसपेरेंसी। और चौथा हो जाएगा एथिक्स। और यही एक चैलेंज, ये एक जो चैलेंज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये बहुत बड़ा चैलेंज रह जाएगा कि लोगों के अंदर एक विश्वास जताना, एक फेट, जो कि एक गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू भी है, जिसका फुल फॉर्म नहीं सर हम आपको बोले कि विश्वास सर चार चीजों से जगाया जाता है। पहला फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, तीसरा यही एब्रिविएशन बन गया फेट का। जी सर। कि फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स। और कहीं अगर आप इन चारों पे खड़े उतरते हैं तो आप पे हमारा भरोसा है। बिल्कुल। यानी डिजिटल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा भरोसेमंद बनाने, जी जी सर, कि ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वो वहाँ से जो कुछ भी चीज़ें प्राप्त कर रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और सही है। इसके लिए भी काम हो रहा है। गुड। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात कर रहे हैं और जैसे अभी हाल फिलहाल में डिजिटल इंडिया स्लोगन चल रहा है, जी सर, तो क्या डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई वर्क तो होगा? जी सर। क्या है ये बताइए। सर डिजिटल इंडिया जो कि बहुत पॉपुलर इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के थ्रू अभी रिसेंट से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव उठाया जा रहा है इसके ऊपर, है ना। तो सर इस इनिशिएटिव के थ्रू जो है ना सर 4 चीज़ पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है बेसिकली। जी सर, 4 चीज़ें पे बेसिक ध्यान है सर गवर्नमेंट। सर पहला है सर ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ये क्या होता है? ई गवर्नेंस के बारे में कुछ बताइए। सर ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब सर कहीं ना कहीं जैसे आज के डेट में सर जितना सर्विस डिलीवरी के लिए बेसिक सर ये सर्विस डिलीवरी पे मैटर करता है। सर्विस टाइप का सर्विस डिलीवरी, पब्लिक या प्राइवेट? सर दोनों। जी सर। अच्छा। पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन द सेंस की सर गवर्नमेंट की जितने भी पॉलिसीज हैं, जैसे आपको गैस सिलेंडर हो गया, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज ई गवर्नेंस के थ्रू हम लोग आज के डेट में ऑनलाइन ही गैस बुकिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन ही हम लोग सर बिजली बिल का पेमेंट कर लेते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। और अगर हम लोग इसे प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो सर आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर यूज होता है सर जोमेटो, स्विगी का। सर ये भी कहीं ना कहीं एक और ये भी सर डिलीवरी तो सर्विस ही कर रहा है, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं है भी गवर्नेंस के अंदर, स्टेट के अंदर। हाँ बिल्कुल है। तो सर प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए इस पे भी उतना ही जिम्मेदारी जितना स्टेट का। तो ई गवर्नेंस का सर ये बहुत बड़ा ये रहेगा इनिशिएटिव ई गवर्नेंस का है। ठीक। दूसरा है सर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सर डिजिटल किया, ताकि सर उसके थ्रू जो है मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हुए मैक्सिमम जॉब क्रिएट किया जा सके। तो लोगों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद तो जॉब खत्म हो जाएगा, और आप कह रहे हैं कि जॉब क्रिएट होगा। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जॉब खत्म हो जाएगा सर, ये एक बहुत बड़ा गलतफहमी है सर, कहीं ना कहीं बोला जा सकता है। क्योंकि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर ये मैं मानता हूँ कि सर जॉब खाता है, बहुत हद तक खाएगा सर, लेकिन सर जॉब क्रिएट भी करेगा। अच्छा, जॉब प्रोवाइड भी। जी सर। सर एक मशीन को चलाने के लिए उसका एक यूजर भी होना चाहिए, सिर्फ मशीन ही नहीं चल सकता अपने आप से। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर यूजर है सर तो एम्प्लॉयमेंट है सर, हर क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट। गुड। जी सर। ठीक। नेक्स्ट सर उसके बाद सर टेक्नोलॉजी का सर यूज इंक्रीज करना, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज किया जा सके, जितने बड़े लेवल पे जाकर उसको यूज किया जा सके, इसीलिए सर टेक्नोलॉजी को यूजर फ्रेंडली बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के लिए ये सब चाहिए। जी सर। ठीक। इसमें सर एक बहुत बड़ा चीज़ आता है इसमें, क्या सर, जैसे डिजी लॉकर ऐप जो कि सभी यूज़ करते होंगे सर, उसमें हम लोग का आधार कार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, हर एक चीज़ अवेलेबल रहता है। उसको सर एआई से कनेक्ट करने के बारे में इस पे बातचीत चल रही है सर, जो कि सर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। दूसरा सर आधार कार्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक करना, जिसके थ्रू कि सर आपको कहीं पे भी कुछ भी काम कराना हो तो आपका सर डायरेक्ट आधार कार्ड का नंबर पे आपका सारा काम इजी वे में हो जाएगा, आपका सारा डिटेल गवर्नमेंट के पास है, ताकि आप कल के डेट में सर अगर कोई क्राइम भी करते हैं, बेसिकली अगर कोई क्राइम करते हैं तो सर आप गवर्नमेंट सर्वेलेंस में, आपका प्राइवेसी तब तक ही प्राइवेट है जब तक आप लीगल। ये बड़ी बात है कि आने वाले समय में आप गवर्नमेंट की नज़रों से तब तक दूर हैं जब तक कि आप लीगल हैं। जैसे ही आप इलीगल एक्टिविटी में
इंडल्ग होते हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू गवर्नमेंट आपका सारा बही खाता निकाल के रख सकती है, आप ऐसे कर सकते हैं। जी सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। आने वाली चीज़ों में तो आप साहब डरा भी रहे हैं, हाँ बता भी रहे हैं, अच्छी बात है। जी सर। तो पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल हो सकता है? सर पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है इसके गलत यूज से, जो कि अभी डीप फेक और बहुत सारी अलग अलग डीप ऐप्स। वॉइस भी एक आया है। जी सर, डीप फेक, डीप वॉइस, ऐसे करके बहुत सारे एआई रिलेटेड हाँ। ऐप्स हैं जिसका सर बहुत मिसयूज हो रहा है। छोटी सी बात, जैसे अभी होता क्या है कि मोबाइल से फ़ोन करके किसी की आवाज़ को किसी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उससे पैसा मांग लिया जाता है, ठगी का धंधा, ये ऑनलाइन ठगी चल रहा है। तो क्या इसको भी रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास में कोई ना कोई काम तो होगा? जी सर, पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में सर इसी के ऊपर ध्यान दिया गया अच्छा। ज्यादा। जैसे कि सर प्रिडिक्टिव मॉनिटरिंग। हम्म। अब आप क्या करने वाले हैं, आपने ऐसा एक ऐप बनाया जिसके थ्रू आप किसी का भी आप प्राइवेसी आप हैक कर सकते हो, या आप बोल सकते हो आप उसका प्राइवेसी पे गलत प्रभाव डाल सकते हो। तो सर उसको मेंटेन करने के लिए क्या है ना कि सर एआई का यूज करते हुए प्रिडिक्टिव मॉनिटरिंग किया जाए, उस इंसान का हर एक कदम क्या हो सकता है आने वाला टाइम पे, उसका आईडी से लेकर आधार कार्ड, आपके पास हर चीज है उसका डिटेल, तो आने वाले टाइम पे उसका क्या कदम हो सकता है, आप कहीं ना कहीं प्रिडिक्टिव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो, अगर आप प्रेडिक्टिव मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में कोई आदमी अगर सुसाइड के लिए स्टेप उठा रहा था, हम उसको भी चेक कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल, क्योंकि अगर सारा चीज़ इंटरलिंक है आधार से या एआई से, उसका तो क्या क्या वो सोच रहा है दिमाग में वो भी हम जान सकते हैं। जी सर, और एआई का बहुत बड़ा रोल भी तो है सर हेल्थ केयर में। सर वो मेंटल हेल्थ के लिए सर आज के डेट में एआई को बहुत जगह पे सर साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं सर मेंटल हेल्थ को जज करने के लिए। आर्टिफिशियल जी 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 सर। हाँ गुड। तो ये तो हो गया पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। तो अब एक टर्म आता है क्या कि जैसे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एकदम ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी, जी 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 सर। ठीक, स्मार्ट सिटी को बनाने में, स्मार्ट विलेज को बनाने में, स्मार्ट सिटीजन को बनाने में, क्योंकि स्मार्ट सिटी का तो वही बेसिक फंडा है, जी सर। उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है ये बताइए। सर स्मार्ट सिटी बेसिकली कैसे बनेगा, जितना ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा डेवलप होगा, उतना ज़्यादा सर नौकरी आएगी, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा। और सर टेक्नोलॉजी ना कि सर सिर्फ जॉब खाएगा बल्कि हम लोग को जॉब देगा भी। जैसे कि स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सर, पहला तो सर प्लानिंग, जो कि सर एक बहुत बड़ा बहुत मेन रोल यहाँ पे निभाएगा। प्लानिंग सर ऐसा इस हिसाब से कि सर शेप किया जा सके अर्बन सिविलाइजेशन, पूरा का पूरा सिविलाइजेशन। जी बिल्कुल। कि किस तरह का प्लानिंग, जैसे आज के डेट में सर हम लोग के सिटी में हम लोग को देखने को मिल रहा है सर अभी ट्रैफिक सिस्टम जो है, और हर एक चौराहे पे सर आपको सीसीटीवी कैमरा सर्वेलेंस मिल जाएगा। तो सर ये सब बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सर, इसके थ्रू कहीं ना कहीं आप मॉनिटर कर रहे हैं। यानी कि अभी जो शहरों में जो ट्रैफिक चौक पर या वीडियो सर्विलांस जो लग रहा है, जी जी जी, तो वो भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। जी सर, ये ऐसा कारण है? जी सर, जी सर। अच्छा। और सर उसके बाद सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इसमें ध्यान दिया जाए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर हम लोग अगर प्रिसाइज फॉर्म में यूज नहीं करेंगे सभी रिसोर्सेज को, तो हम लोग सर सिटी को परमानेंट डेवलपमेंट की ओर नहीं ले जा सकते, वो टेम्पोररी डेवलपमेंट पे जाके अटक जाएगा। अच्छा। तो सिटीज को सर इनहांस करना है एफिशिएंसी को, सर रिसोर्स मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है, उसके बाद सर एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है लोगों के रहने के लिए, जिसमें लोग सर खुश हो सके, रहे तो सर एक मतलब अपनापन सा सर एक महसूस हो सके। मतलब सर लग्जरियस लाइफ के साथ साथ लोगों को हैप्पीनेस भी अवेलेबल कराएगा, जी, इस जी। तरह का सिटी में मतलब स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी सर, एआई बेस्ड सेंसर्स का यूज किया जाए ताकि सर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके और बेटर प्लानिंग हो सके सर रिसोर्स डेवलपमेंट को लेकर। अच्छा। ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी बहुत सारा मुद्दा है सर जो कि सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने में बहुत बड़ा रोल है। तो नटसेल में यह कह सकते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। सर ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं है। ये डरा भी रहे, फिर बार बार अच्छे एक बात बताइए, स्मार्ट सिटी में तो अच्छा खासा आपने कंट्रीब्यूशन बता दिया इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जी सर। और आपने भी बताया था कि डीजी यात्रा जो कि टूरिज्म में भी हमें हेल्प करेगा, लेकिन क्या टूरिज्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और कोई यूज हो सकता है? सर जैसा कि हम आपको बताएं सर, डीजी यात्रा ऐप को बनाने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है सर वो पूरी टूरिज्म को ही इनहांस करने का है सर। अच्छा। अब जैसा आपको हम थोड़ा एक दो पॉइंट में समझाते हैं। अब जैसे सर हम कहीं जाना चाहते हैं और हमको सर उस जगह जाने का रूट नहीं पता है, या वो जगह मेरे लिए टोटली न्यू है, वहाँ पे होटल कौन सा लेना है, किस व्हीकल का यूज करके जाना है ना, ट्रेन, बस, एरोप्लेन, कहाँ से बुकिंग करना है और कौन सा बेस्ट साइट होगा वहाँ पे विजिट करने का,
और जितने भी बेहतरीन चीज़ें हैं जो कि सर आपका टूरिज्म को एक मेमोरेबल टूरिज्म बना सकता है, यादगार। तो जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे भी गूगल मैप में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, हाँ, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उस गूगल मैप में और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सकता है, उसको और ज़्यादा रिफॉर्म किया जाए? जी सर, वो अगर सर वो तो सर देखिए कोऑपरेटिव लिंकअप की बात है कंपनी की, लेकिन सर हाँ, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है उसमें तो सर बहुत हद तक सर आपको ट्रैवल एक्सपीरियंस इन्हांस हो जाएगा, बहुत अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, और कुछ? सर बुकिंग एक्सपीरियंस हो गया सर, और आपको सबसे बेहतर इसमें ये मुद्दा रखा गया कि सर आपका कितना ज़्यादा परेशानी आपको कम हो, क्योंकि सर जगह नया आपके लिए, आप कुछ जानते नहीं हो वहाँ पे, लेकिन एआई को इस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो कि आप उस जगह को एकदम ऐसे घूम सकते हो जैसे आप वहाँ पे कहीं पहले आप नए नहीं हो, वहाँ पे आप बहुत बार आ चुके हो। बहुत बड़ा, मतलब सर सर आप फैमिलियर इन्वायरमेंट को जी सर, प्रोवाइड आप करेगा। कितना कम आपका परेशानी कर सकता है, जितना कम आपका परेशानी हो सके इससे। जब इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर सेक्टर में यूज हो रहा है जी सर, तो थोड़ा इमेजिनेशन करने के बाद तो मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि हेल्थ सेक्टर में तो ये रिवॉल्यूशन लग रहा है। जी सर। कैसे? सर हेल्थ सेक्टर में सर अभी भी बहुत हिस्सों में इसका यूज़ हो रहा है, बहुत भारत में भी हुआ है। अभी भी जी सर, यूज और हो रहा है? इवन भारत में भी सर, इंडिया में भी? जी सर। अच्छा। सर जैसे कि सर इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा हुआ है सर आपको बेटर डायग्नोसिस के लिए। जो आप जाते हैं हम लोग का बॉडी स्कैन वगैरह जो भी होता है, तो सर डायग्नोसिस वगैरह में सर इसका बहुत अच्छा यूज अभी भी हो रहा है इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया में। आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा है। सर दूसरा है सर इसका पर्सनलाइज्ड हेल्थ रिकमेंडेशन। मतलब क्या, आपका हेल्थ सर आपका डायग्नोसिस हो गया सर, उसके बाद सर एआई को इतना अच्छा इन्हांस कर दिया गया है कि सर उस ऐप के थ्रू जो आपके मोबाइल में है सर, उसके थ्रू आपको सर ऑटोमेटिक हेल्थ रिकमेंडेशंस आ जाएगा कि आपको किस तरह का योगा करना चाहिए, किस तरह का एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है, कौन सा टैबलेट खाने की जरूरत है, किस टाइम पे क्या करने की जरूरत है, पानी खाना क्या क्या, वो सर हर एक रिकमेंडेशन आपको ऑटोमेटिक आपके सिर्फ एक डायग्नोसिस में, मतलब इसका रिमाइंडर भी वो प्रोवाइड करेगा जी, कि जी, आपको कब कब कौन सा मेडिसिन लेना है, जी, कब जॉगिंग पे जाना है, जी, कब मॉर्निंग वॉक पर जाना है, कब कौन सी दवाई आपकी खत्म होगी, वो सारी दवाई आपको इस तरह इसके थ्रू जी प्रोवाइड हो सकती है। और सर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इसको हम लोग कह सकते हैं सर, कि सर भारत में जहाँ की सर कैंसर डिटेक्शन का सर कोई ये नहीं था, कोई सुविधा नहीं था, बिल्कुल अब सर एआई की मदद से कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करने का टेक्नोलॉजी भारत में अवेलेबल है, और सर ये यूज भी हो रहा है महाराष्ट्र में अभी। जी सर। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है। महाराष्ट्र में भी यूज जी सर, महाराष्ट्र के कई सारे अस्पतालों में सर इसका यूज अभी प्रेजेंटली बहुत महीनों से चल रहा है। चलिए, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि वैसे भी हम लोग जान रहे हैं कि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटी वैसे भी बहुत कमजोर है, पुअर तो है सर, पुअर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा सर। उसके बाद सर ये एक थोड़ा सा आप जैसे बोल रहे थे रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन टर्म का सर यूज करना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि सर एक और टेक्नोलॉजी है सर रोबोट असिस्टेड सर्जरी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड? जी सर, एक रोबोट जिसके थ्रू रोबोट असिस्टेड सर्जरी। जी सर, मतलब रोबोट रहेगा जो कि एक रोबोट रहेगा जो कि सर्जरी करेगा और असिस्ट किया जाएगा वो एक पर्सनलाइज्ड डॉक्टर के थ्रू। मतलब अब ये कह सकते हैं कि डॉक्टर कहीं रहे, हाँ, रोबोट कहीं रहे। जी सर, तो वो आराम से वो रोबोट जो है वो सर्जरी कर सकते हैं। जी सर, थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस। और वाह, इसका मतलब है कि तब तो रूरल एरिया में जो हमारे वैसे पेशेंट है जिनकी की पहुंच यानी हॉस्पिटल तक नहीं, जी सर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रूरल एरिया में भी बेहतर मेडिकल फैसिलिटी को हम प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत हद तक। गुड। और सर इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर कोविड के टाइम से बहुत अच्छा यूज, क्योंकि सर कोविड के टाइम पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए भी सर हेल्थ केयर फैसिलिटीज में कोविड के टाइम पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए सर बहुत अच्छा यूज किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किया गया है? जी सर। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब जिसको कोरोना हो गया है, उससे मिलने कोई भी आया है और वो कहाँ है अभी, जी, तो उसका ट्रेस आराम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसको भी क्वारंटाइन कर दिया जाए उसके बाद, ताकि वो आगे लोगों को नहीं फैलाए, यानी ट्रांसमिट ना कर सके। गुड, बहुत सुंदर। अब एक लास्ट टॉपिक आपसे हम पूछना चाहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि काफ़ी लंबा और काफ़ी रोचक वीडियो बन चुका है, ठीक? हाँ, इससे पहले का एक और दूसरा जी। तो आज का हम लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजुकेशन और स्किल में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है आने वाले समय में? सर एजुकेशन और स्किल में सर इसका यूज प्रेजेंट भी देखने को बहुत मिलता है सर, जैसे कि स्मार्ट क्लास, अच्छा, बहुत प्रोजेक्टर सब लगे हुए रहते हैं सर, और इनहैंस जैसे कि स्मार्ट इंटरव्यू सर, इसमें भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं? जी सर, जैसे आपके जगह पे सर इंटरव्यू लेने के लिए कोई रोबोट बैठ सकता है।
और सर एजुकेशन में सर हम आपको लास्ट वीडियो में भी सर बोले थे कि केरला में सर पहला टीचर आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केरला। जी सर जी। उसके बाद सर तमिलनाडु सर बेसिकली होगा वहाँ पर, केरला एंड तमिलनाडु। और सर उसके बाद इसमें सर इनहांस करने की जरूरत है किस चीज़ को, तो सर पर्सनलाइज्ड लर्निंग को ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद सर एडॉप्टिव असेसमेंट, हर एक इंसान पे इक्वल मतलब ध्यान देना। उसके बाद सर स्किल डेवलपमेंट और वर्चुअल क्लासरूम पे सर, जो कि अभी के डेट में भी बहुत हद तक आपको देखने को मिलता है सर, ऑनलाइन क्लासरूम्स वगैरह है ना। अब उसमें बस यही करना है कि उसको सर एआई से लिंक कर देना है इस हिसाब से कि सर आप उसको जो है ना आप पर्सनलाइज कहीं से भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तौर तरीके से। आपके पास वीडियो भी रहेगा और आप उसको लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब अगर आप कुछ बोल रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा, तो सर एआई का एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू कि सर आपका बात को सर हमको ट्रांसलेट करके समझाया जा सके जिस तरह से हम चाहते हैं। मतलब वो उसमें आप भाषिणी ऐप का हेल्प ले सकते जी सर, वो बिल्कुल क्या बात जी, जबरदस्त। स्किल में फिर स्किल डेवलपमेंट जैसे कि सर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल सर इंडिया में अभी नहीं मिलेगा, लेकिन सर जापान कह सकते हैं, क्योंकि सर वहाँ पर बच्चे सर 6 साल के बच्चे को वहाँ पे कंप्यूटर बनाना आता है। और सर कंप्यूटर बनाना भी वहाँ पे इंसान नहीं सिखा रहे सर, रोबोट ही सिखा रहे। अच्छा जी सर, मतलब एआई ही खुद वहाँ के बच्चों को और ज़्यादा एआई बना रहा है। एआई ही खुद को कंस्ट्रक्ट करने का टेक्नोलॉजी बच्चों को दे रहा है। क्या बात है, ये तो एक जबरदस्त चीज़ें हैं। जी सर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में और आप अगर कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, आप बता सकते हैं सर। बेसिकली देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कुल मिला के एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका कि सर कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो एक किसी पॉइंट पे जाके रुकने वाला नहीं है। ये एक बेसिकली ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको कि सर आप जिस हद तक आपका इमेजिनेशन जाता है आप उसको उस हद तक लेके जा सकते हैं। आप डेवलपमेंट के लिए जिस हद तक आप सोच सकते हैं आप उसको उससे भी ज़्यादा लेके जा सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको कि आप पॉजिटिवली जितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं, जैसे भारत में इसका बहुत पॉजिटिव यूज़ हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसका बहुत है। लेकिन सर क्योंकि जैसा कि हम लोग बोल रहे सर, जैसा हम लोगों का इरादा रहेगा, जो कि भारत का इरादा हमेशा से डेवलपमेंट की ओर रहा। बिल्कुल। तो सर डेवलपमेंट की ओर जाने वाला हर रास्ता सर एआई उसको इजी बना सकता है किसी भी लेवल पे जाके, बस आपका इमेजिनेशन डेवलपमेंटल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज भारती आपको। जी सर, थैंक यू तो सर। बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि आप उन चीज़ों के बारे में बताए जो कि आने वाले 5 सालों में भारत ही नहीं पूरी दुनिया की व्यवस्था को बदल सकता है। हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आने वाला समय जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कदर हावी हो जाएगा कि वहाँ लोग एक अलग दुनिया में अपने आप को महसूस करेंगे। उसी तरह से जैसे आज से 15-20 साल पहले लोग यह भी नहीं सोच पा रहे थे कि हम घर बैठे बैंकिंग सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं, घर बैठे होटल सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि आज संभव है। तो आने वाले 5-7 सालों में ये दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी और सिविल सर्विस के स्टूडेंट को इस बदलती हुई दुनिया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को हमारा वीडियोज़ कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों का कमेंट पढ़ते हैं तो खुशी होती है कि आप लोग देख रहे हैं और आप लोग अवेयर भी हैं। धन्यवाद।